Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 4th December in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर। तो हम जानेंगे नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर के बारे में। नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इमैक विल बिकम नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर। जो नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर था वो अब आपका नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर बन गया है। इमैक विल बिकम अ मल्टी एजेंसी सेंटर विद द प्रेजेंस ऑफ स्टेक होल्डर इन एनडीएमए। इमैक जो है वो मल्टी एजेंसी सेंटर हो जाएगा, इसमें प्रेजेंस होगा बहुत सारे स्टेक होल्डर का एनडीएमए के। अप्रूव बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इन 2012, इमैक बिकेम ऑपरेशनल इन 2014। इसको अप्रूव किया गया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 2012 पे, इमैक ऑपरेशनल बना था 2014 पे। इट इज द नोडल एजेंसी फॉर द मैरीटाइम डाटा फ्यूजन सेटअप आफ्टर द 26/11 मुंबई टेरर अटैक। ये नोडल एजेंसी है मैरीटाइम डाटा फ्यूजन के लिए, जिसको कि सेटअप किया गया था 26/11 मुंबई टेरर अटैक के बाद। लोकेटेड इन गुरुग्राम, इमैक ट्रैक वेसल ऑन द हाई सीज। ये लोकेटेड है गुरुग्राम में। इमैक क्या करता है, ट्रैक करता है वेसल्स को जो कि हाई सीज पे है। इट गेट डाटा फ्रॉम कोस्टल रडार, वाइड शिपिंग एग्रीमेंट, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर फिटेड ऑन द मर्चेंट शिप, एयर एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड ग्लोबल शिपिंग डाटाबेस। ये जो है रिसीव करता है डाटा को कोस्टल रडार से, वाइड शिपिंग एग्रीमेंट के द्वारा, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर जो कि फिटेड है मर्चेंट शिप पे, एयर एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड ग्लोबल शिपिंग डाटाबेस के मदद से ये डाटा को रिसीव करता है। इट इज द नोडल एजेंसी ऑफ द नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। ये नोडल सेंटर है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर इन्फेक्शन। तो हम जानेंगे सुपर इन्फेक्शन के बारे में। Researchers at Sweden Karolinska Institute have tried to answer why influenza infection lead to an increased risk of bacterial pneumonia. जो रिसर्चर थे स्वीडन कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कोशिश किया आंसर करने का कि क्यों इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के कारण बढ़ा है रिस्क बैक्टीरियल न्यूमोनिया का। दे हैव डिस्क्राइब फाइंडिंग लीडिंग टू सो कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन, और उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस फाइंडिंग को कि ये सुपर इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। They cite the example of Spanish flu, which was an influenza pandemic that swept across the world in 1980 to 20। उन्होंने एग्जाम्पल साइट किया स्पेनिश फ्लू का, जो कि इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक था, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया था 1918 to 1920 पे। Unlike many other pandemic, the Spanish flu hit young healthy adult due to the super infection caused by bacteria, in particular pneumococci। बहुत सारे पेंडेमिक के होने के साथ साथ जो स्पेनिश फ्लू था वो सबसे ज्यादा हेल्दी एडल्ट को हिट किया था, क्योंकि सुपर इन्फेक्शन जो था वो काउच था बैक्टीरिया के कारण, पार्टिकुलर न्यूमोकोकी पे। रिसर्चर लुक एट मैकेनिज्म बिहाइंड दिस इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी, और जो रिसर्चर है वो मैकेनिज्म खोज रहे हैं क्यों ये ससेप्टेबिलिटी बढ़ा है। They found that different nutrients and antioxidants leak from the blood। उन्होंने पाया कि जो different nutrients है और antioxidant है वो लीक किया था ब्लड से। This create an environment in the lung that favor growth of bacteria। और इस कारण एक environment create हो गया था लंग में जो उन्होंने फेवर किया ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। The bacteria adapt to the inflammatory environment by increasing the production of HTRA enzyme। और बैक्टीरिया ने अडेप्ट कर लिया इन्फ्लेमेटरी इन्वायरमेंट को इंक्रीज करके प्रोडक्शन HTRA एंजाइम का। HTRA weaken the immune system and promote bacterial growth in the influenza infected airway। HTRA ने वीकेंड कर दिया इम्यून सिस्टम को और प्रमोट किया बैक्टीरियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड एयरवेज में। द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च कुड बी यूज्ड टू फाइंड न्यू थेरेपीज फॉर डबल इन्फेक्शन बिटवीन द इन्फ्लुएंजा वायरस एंड न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। ये जो रिजल्ट था रिसर्च का, मदद किया फाइंड करने में न्यू थेरेपीज को डबल इन्फेक्शन का जो इन्फ्लुएंजा वायरस और न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के बीच में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाइना टू बिल्ड अ मेजर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना जो है वो बनाने जा रहा है मेजर डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ये कुछ दिन पहले भी न्यूज में आया था, फिर आया है। Amid simmering border tension with India along the line of actual control in eastern Ladakh, China is planning to build a major hydropower project on Brahmaputra River in Tibet, and proposal for this has been clearly put forward in 14 5-year plan to the implementation from next year। जो इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी को लेकर टेंशन था ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद क्या कर रहा है चाइना, प्लान कर रहा है कि वो बिल्ड करेगा एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र रिवर पे तिब्बत पे। उसका ये प्रोजेक्ट तो है वो क्लियर कर लिया गया 14 5-year प्लान में उसके, जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर से। रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश। अब अगर चाइना डैम बना रहा है तो रिस्पॉन्स तो आएगा ही जो नेबरिंग कंट्रीज है उसका, क्योंकि उसके कारण जो नेबरिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम हो सकते हैं तो उसको देख के रिस्पॉन्स करेंगे वो। तो प्रपोजल फॉर डैम ऑन दी ब्रह्मपुत्र हैव इवोक्ड कंसर्न इन इंडिया एंड बांग्लादेश, द riparian state, and China had downplayed such necessity, saying it would keep their interest in mind।
जो प्रपोजल था डैम का ब्रह्मपुत्र में, उन्होंने कॉन्सन क्रिएट कर दिया इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि राइपेरियन स्टेट है उनके बीच में। लेकिन चाइना ने बोला है कि कोई चिंता की बात नहीं है, वो उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करेंगे, लेकिन चाइना पे भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया कॉन्सन, इंडिया का चिंता क्या है? चाइना डैम बिल्डिंग ओवर ड्राइव इज ए कॉन्सन बिकॉज देयर आर नो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटी ऑन दी वाटर। चाइना का जो डैम बिल्डिंग है वो चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में कोई बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटी नहीं है वाटर को लेके। चाइना बिलीव डैम बिल्डिंग ऑन दी ब्रह्मपुत्र हेल्प इट असर्ट क्लेम ओवर अरुणाचल प्रदेश। चाइना बिलीव करता है कि वो जो डैम बनाएगा ब्रह्मपुत्र में वो मदद करेगा उसका क्लेम करने में अरुणाचल प्रदेश को। इंडिया बिलीव चाइना प्रोजेक्ट इन द तिब्बतन प्लेटू थ्रेटन टू रिड्यूस रिवर फ्लो इनटू इंडिया। और इंडिया का मानना है कि ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है तिब्बतन प्लेटू पे वो खतरा कर सकता है इंडिया के जो वाटर फ्लो है रिवर का इंडिया पे, उस पर कम कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। Dam, canal, irrigation system can turn water into a political weapon to be wielded in war or during peace to signal annoyance with a core riparian state। और जो डैम होता है, कैनाल और इरिगेशन सिस्टम होता है, वो वाटर को एक पॉलिटिकल वेपन बना देता है जो कि वॉर के टाइम पे यूज किया जा सकता है और पीस के टाइम पे सिग्नल एनॉय करने के लिए राइपेरियन स्टेट को। Denial of hydrological data become critical when the flow in the river is very high। और डिनाई करना हाइड्रोलॉजिकल डाटा काफी क्रिटिकल हो जाता है जब फ्लो काफी हाई होता है, तो क्योंकि अगर आप एक्चुअल डाटा नहीं दोगे कि कितना ज्यादा वहाँ पे वाटर हो चुका है, तो एकाएक अगर आप डैम से रिलीज करते हो वाटर तो इस कारण कई सारे एरिया में बाढ़ आ सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम का विषय रहेगा। चाइना इज कॉन्टेम्पलेटिंग नॉर्थ वर्ड री आउटलिंग ऑफ द यारलुंग जैंगपो। चाइना जो है वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि जो नॉर्थ वर्ड है उसको रीरूट करेगा यारलुंग जैंगपो को। ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम है चाइना पे। डाइवर्सन ऑफ द ब्रह्मपुत्र इज एन आइडिया चाइना डज नॉट डिस्कस इन पब्लिक बिकॉज इट इम्प्लाइड डिवास्टेटिंग इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन एंड बांग्लादेश आइदर विथ फ्लड और रिड्यूस वाटर फ्लो। जो डाइवर्सन है ब्रह्मपुत्र का, वो आइडिया को चाइना ने नहीं डिस्कस किया पब्लिक में क्योंकि वो इंप्लाई करता है कि वो डिवास्टेट कर देगा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन और बांग्लादेश को, चाहे फ्लड से वह रिड्यूस करके वाटर फ्लो को। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर इंडिया, क्या सिग्निफिकेंस है ब्रह्मपुत्र रिवर का इंडिया के लिए? जब ब्रह्मपुत्र फ्लो ओवर 3000 किलोमीटर थ्रू तिब्बत इंडिया एंड बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है 3000 किलोमीटर थ्रू तिब्बत इंडिया एंड बांग्लादेश में। इट इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू, इस बेसिन इज क्रिटिकल वाटर सोर्स फॉर अरुणाचल प्रदेश असम। ये जो है क्रूशियल है इंडिया के लिए भी क्योंकि इसका बेसिन जो है वो एक क्रिटिकल वाटर सोर्स है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल के लिए, तो इन सारे स्टेट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। द ब्रह्मपुत्र वैली सपोर्ट द लाइफ ऑफ सेवरल इंडाइजेनस कम्युनिटी, और ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो सपोर्ट करता है लाइफ बहुत सारे इंडाइजेनस कम्युनिटी का भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आपका, उसको चाइना पे आपका यारलुंग जोंगपो व शेंगपो भी कहते हैं, और किस तरीके से आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर इंडिया पे इंटर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जापान हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट कैरिंग एस्टेरॉइड सॉइल सैंपल नियर अर्थ। तो जापान का हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट है वो कैरी कर रहा है एस्टेरॉइड सॉइल का सैंपल अर्थ पे। Japan Hayabusa 2 spacecraft left the asteroid Ryugu a year ago and is expected to reach Earth and drop a capsule containing the precious sample in Southern Australia on December 6। जो जापान का हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट था उसने लेफ्ट कर दिया था एस्टेरॉइड राइगू को एक साल पहले ही, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रीच कर जाएगा अर्थ को और ड्रॉप करेगा कैप्सूल जो कि कंटेन करेगा प्रीसियस सैंपल अर्थ के मेटल का राइगू एस्टेरॉइड का साउथर्न ऑस्ट्रेलिया पर दिसंबर 6 में। द सॉइल सैंपल एंड डाटा फ्रॉम द एस्टेरॉइड कुड प्रोवाइड क्लू टू द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये जो सॉइल सैंपल वो लेके आ रहा है एस्टेरॉइड का, वो हम लोग को बताएगा एस्टेरॉइड के बारे में, क्लू देगा कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ था सोलर सिस्टम का। हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट, अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लें। इट इज एन एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन ऑपरेटेड बाय जापानीज स्पेस एजेंसी जक्सा। ये एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशन था जिसको कि ऑपरेट किया जा रहा था जापानीज स्पेस एजेंसी जक्सा के द्वारा। इट वाज लॉन्च ऑन 3 दिसंबर 2014 एंड रीडेब्यूट विद राइगू ऑन 27 जून 2018। इसको लॉन्च किया गया था 3 दिसंबर 2014 पे और उसको रिडेब्यूट किया गया था राइगू के पे 27 जून 2018 पे। इट कैरी मल्टीपल साइंस पेलोड फॉर रिमोट सेंसिंग सैम्पलिंग एंड 4 स्मॉल रोवर दैट विल इन्वेस्टिगेट द एस्टेरॉइड सरफेस टू इन्फॉर्म द एनवायरमेंटल एंड ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ द सैंपल कलेक्टेड। ये जो है कैरी कर रहा है मल्टीपल साइंस पेलोड को, रिमोट सेंसिंग, सैम्पलिंग और 4 स्मॉल रोवर्स को, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा एस्टेरॉइड सरफेस को, इन्फॉर्म करेगा एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट सैंपल का जो कि वो कलेक्ट किया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हायाबुसा 2 मिशन, क्या ऑब्जेक्टिव है हायाबुसा 2 मिशन का? तो टू कैरेक्टराइज द एस्टेरॉइड फ्रॉम रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन और मैक्रोस्कोपिक लेल। ये कैरेक्टराइज करेगा जो एस्टेरॉइड है उसको रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन थे, यानी कि मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा है, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, थर्मल इंफ्रारेड इमेजर, लेजर अल्टीमीटर, इन सब की मदद से मैक्रोस्कोपिक स्केल पे
टू एनालाइज द सैंपल रिटर्न फ्रॉम द एस्ट्रॉइड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्केल, और एनालाइज करेगा जो सैंपल रिटर्न आएगा एस्ट्रॉइड से माइक्रोस्कोपिक स्केल पे। सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन, क्या सिग्निफिकेंस है इस मिशन का? राइगू इज ए सी टाइप एस्ट्रॉइड, अ रेलिक फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ द सोलर सिस्टम। Scientists think that C-type asteroid contain both organic matter and trapped water and might have been responsible for bringing both to Earth, thereby providing the planet with the material necessary for life to originate. राइगू जो है वो सी टाइप एस्टेरॉइड है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि ये कंटेन कर सकता है ऑर्गेनिक मैटर और साथ साथ ट्रैप्ड वाटर भी, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फिर से ये जो हम लाइफ खोज रहे हैं ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ का, इसको पता लगाने में काफी मदद कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्री ओआईसी। तो हम जानेंगे कि इस कंट्री के कितने मेंबर्स है, कब इसको फाउंड किया गया था और क्यों न्यूज में आया। तो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1969 कंसिस्टिंग ऑफ 57 मेंबर कंट्रीज। इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज जो है आपका वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि फाउंड किया गया था 1969 में, और ये जो है 57 मेंबर स्टेट इसके मेंबर है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन, और ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के बाद। द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट इट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंड वर्क टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट the interest of Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony। जो आपका इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्री है वो बोलता है कि वो कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड का, और ये वर्क कर रहा है सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरेस्ट है मुस्लिम वर्ल्ड का, और स्प्राइट कर रहा है जो प्रमोट करेगा वो इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी को बढ़ावा देगा। द ओआईसी हैज परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन। ओआईसी का परमानेंट डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन में भी। परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज इन जेदा सऊदी अरेबिया, और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है जेदा सऊदी अरेबिया में है। सिग्निफिकेंस ऑफ ओआईसी फॉर इंडिया, क्या सिग्निफिकेंस है ओआईसी का इंडिया के लिए? ओआईसी ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड एनर्जी इंटरडिपेंडेंस विद इंडिया हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन रिसेंट टाइम। जो ओआईसी का ग्रोइंग इकोनॉमिक और एनर्जी इंटरडिपेंडेंस है इंडिया के साथ, वो बढ़ा है काफी इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल के समय पे। न्यूज में क्यों आया? इंडिया हैज लेस्ड आउट एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एंड रिजेक्टेड अनवारंटेड रेफरेंस अबाउट जम्मू एंड कश्मीर मेड इन रिजोल्यूशन एडॉप्टेड एट द 47th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री सेशन। इंडिया ने स्लैश आउट किया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस नाम से भी पहले जानते थे, और रिजेक्ट किया है जो उन्होंने अनवारंटेड रेफरेंस दिया है जम्मू एंड कश्मीर का रिजोल्यूशन जो कि अडॉप्ट किया गया था 47th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स सेशन पे। इंडिया said that OIC had no locus standi and matter strictly internal to India, including that of Union Territory of Jammu and Kashmir। और इंडिया ने काफी क्लियरली शब्दों में उनको समझा दिया है कि OIC का कोई लोकस स्टैंडी नहीं है इंटरनल मैटर पे इंडिया का, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी। किसी भी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर पे हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेरिस एग्रीमेंट इज नो पैनिकिया। जो पेरिस एग्रीमेंट है वो सॉल्यूशन नहीं है, जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सोचा था ग्लोबल ये एनवायरनमेंट को लेके जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर देगा पेरिस एग्रीमेंट, लेकिन वो नहीं पूरी तरीके से कर पा रहा है, तो हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। 5 एफर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो पहले एफर्ट लिया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। द मोस्ट होपफुल टाइम फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन इन प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेनेट वाज बिटवीन द टाइम ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 एंड द टाइम ऑफ रायो कॉन्फ्रेंस 1992। जो सबसे होपफुल टाइम था ग्लोबल कोऑपरेशन का प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेनेट को, वो आपका था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि 1972 पे किया गया था, और टाइम था रियो कॉन्फ्रेंस का 1992 का। साइंटिफिक एविडेंस अबाउट रोल anthropogenic emission in global warming led to political initiative to harmonize development and environment। जो साइंटिफिक एविडेंस है रोल जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन प्रिवेल कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, इसके कारण पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया गया ताकि हार्मोनाइज किया जा सके डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में। द हिस्टोरिक कॉन्सेंसस इन रायो लेड टू द एडॉप्शन ऑफ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो हिस्टोरिक कॉन्सेंसस बना था रायो पे, इस कारण एडॉप्शन हो पाया था यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। अ डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन द लग्जरी emission of the developed country and the survival emission of the developed countries which were allowed to include। एक डिस्टिंक्शन किया गया था उसमें कि जो लग्जरी एमिशन है डेवलप्ड कंट्री का और एक सर्वाइवल एमिशन है डेवलपिंग कंट्रीज का, जो कि अलॉट किया जाएगा इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि एक एमिशन हो गया कि आप लग्जरी चीज के लिए एमिट कर रहे हो, और एक है कि उसका जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज का नीड है, इस कारण उसको करना पड़ रहा है एमिट, तो दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश किया गया। मोरओवर ह्यूज फाइनेंशियल पैकेज वाज अप्रूव्ड टू डेवलप एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग कंट्रीज, और ह्यूज फाइनेंशियल पैकेज अप्रूव किया गया था डेवलप करने के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए।
कोपेनहेगन अकॉर्ड अबेंडमेंट ऑफ रियो प्रिंसिपल। जो कोपेनहेगन अकॉर्ड आया था जिसमें अबेंडन कर दिया गया था रियो प्रिंसिपल को, आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी वाज हेल्ड इन बर्लिन इन 1995 विल डेवलप कंट्रीज बैक ऑफ फ्रॉम देयर कमिटमेंट। जो एडॉप्शन हुआ यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि हेल्ड हुआ था बर्लिन में 1995 पे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने बैकअप कर लिया था, कमिटमेंट है, यानी पहले उन लोगों ने जो बोला था सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल पैकेज से उससे पीछे हट गए। दो G77 वाज स्प्लिट द रायो प्रिंसिपल वेर मेंटेन। जो G77 था वो स्प्लिट कर गया लेकिन रायो प्रिंसिपल मेंटेन रहा। द क्योटो प्रोटोकॉल इंस्ट्रिन द रियो प्रिंसिपल, और क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसने इंस्ट्रिन किया रियो प्रिंसिपल को। इट फिक्स एमिशन टारगेट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोविजन वाज इंक्लूडेड टू सेटिस्फाई देयर इंटरेस्ट। इसने फिक्स किया एमिशन टारगेट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोविजन जिसको कि इंक्लूड किया गया ताकि सेटिस्फाई किया जा सके उनके इंटरेस्ट को। द एंड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एंड द अमेंडमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ रियो प्रिंसिपल वर रिफ्लेक्टेड इन द कोपेनहेगन अकॉर्ड 2019। जो एंड हुआ क्योटो प्रोटोकॉल का, जो अमेंडमेंट कर दिया गया था स्पिरिट ऑफ रियो प्रिंसिपल को, वो रिफ्लेक्ट किया गया है कोपेनहेगन अकॉर्ड में 2009 के। आर्गुमेंट गिवन वाज दैट अ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान वुड बी पॉसिबल ओनली इफ ऑल रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस वर मेड वॉलंटरी। आर्गुमेंट ये दिया गया कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर सब कंट्रीज रिडक्शन करे ग्रीन हाउस गैस का वॉलंटरी खुद से। पेरिस एग्रीमेंट मेकिंग एमिशन रिडक्शन वॉलंटरी, और जो पेरिस एग्रीमेंट था उसने क्या किया, एमिशन रिडक्शन को वॉलंटरी कर दिया। द पेरिस एग्रीमेंट मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पांसिबिलिटी। पेरिस एग्रीमेंट ने क्या कहा कि प्रिंसिपल है उसमें कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पांसिबिलिटी का। ऑल कंट्रीज वर प्लेस ऑन इक्वल फुटिंग बाय मेकिंग रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन वॉलंटरी। सारे कंट्री को प्लेस किया गया इक्वल फुटिंग पे कि वो रिड्यूस करे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, वॉलंटरी करना है उनको। इट रिक्वायर ऑल पार्टी टू पुट फॉरवर्ड देयर बेस्ट एफर्ट थ्रू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसने ये क्या रिक्वायर करा पेरिस एग्रीमेंट आपका कि सारे पार्टी जो है वो आगे बढ़े, अपना बेस्ट एफर्ट लगाए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के द्वारा। ये वॉलंटरी है तो आपके ऊपर होगा कि आप कितना करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। शॉर्टकमिंग इन पेरिस एग्रीमेंट, क्या शॉर्टकमिंग है पेरिस एग्रीमेंट में? द NDC nationally determined contribution so far submitted will not result in the desired objective of limiting increase of global warming to the below 2 डिग्री सेल्सियस। जो एनडीसी सबमिट किया गया वो रिजल्ट नहीं कर पाएगा जो डिजायर ऑब्जेक्टिव था लिमिट करने का इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस का। द पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर्ड दैट ऑल कंट्री रिच पुअर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्लैश ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो पेरिस एग्रीमेंट था वो रिक्वायर कर रहा था कि सारे कंट्री चाहे वो रिच हो, पुअर हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, स्लैश करे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। बट नो लैंग्वेज इज इंक्लूडेड ऑन द कमिटमेंट ऑफ द कंट्री शुड मेक। लेकिन कोई लैंग्वेज इंक्लूड नहीं किया गया कमिटमेंट को लेकर कंट्रीज का। नेशन कैन वॉलंटरी सेट देयर एमिशन टारगेट एंड इनकर नो पेनल्टी फॉर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ देयर टारगेट। कि जो नेशन है वो वॉलंटरी सेट कर सकता है अपने एमिशन टारगेट को और इसमें कोई पेनल्टी नहीं था अगर वो फॉल करते हैं अपने टारगेट को। तो ये सबसे बड़ा लूपहोल्स हो गया कि वॉलंटरी है आपका ना, एमिशन टारगेट आप खुद फिक्स करो तो आप कम से कम करोगे और कोई पेनल्टी नहीं होगा तो आप उसको पूरा भी नहीं करोगे जो टारगेट आपने फिक्स किया है। Further temperature rise even of 1.5 degree Celsius may result in catastrophic and irreversible challenges। जो टेम्परेचर राइज है अगर वो 1.5 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है तो वो एक कैटास्ट्रॉफिक और इरिवर्सिबल चेंजेस क्रिएट कर देगा। इवन 1 डिग्री सेल्सियस हॉटर प्लेनेज इज नॉट ए स्टेडी स्टेट सेज अ रिपोर्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर हॉट हो जाता है प्लेनेट तो वो एक स्टेडी स्टेट नहीं होगा। ये जो रिपोर्ट था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का उसके अनुसार, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यकता है। इसके लिए कुछ बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा RT-LAMP, अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्टिंग कोविड-19। यानी RT-LAMP एक नया टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करने के लिए कोविड-19 को, तो हम इसके बारे में जानेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज रिसेंटली वैलिडेटेड द लैम्प टेक्नोलॉजी फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने रिसेंटली वैलिडेट कर दिया लैम्प टेक्नोलॉजी को कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। तो पूछ सकता है लैम्प टेक्नोलॉजी किस चीज के टेस्ट के लिए, जैसे आपका एलिसा के लिए, तो उसी तरीके से लैम्प टेक्नोलॉजी आपका कोविड-19 टेस्टिंग के लिए है। What is RT-LAMP? RT-LAMP है क्या? RT-LAMP स्टैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीकेशन टेक्नोलॉजी। RT-LAMP जो है आपका वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीकेशन टेक्नोलॉजी है। AGAP Diagnostic has recently developed the technology indigenously and their kit had been validated and approved by ICMR for marketing। जो AGAP Diagnostic है उन्होंने डेवलप किया है इस टेक्नोलॉजी को इंडाइजेनसली और ये जो किट है वैलिडेट कर दिया गया और अप्रूव किया गया ICMR के द्वारा मार्केटिंग के लिए। इट इज नेम ल्यूम स्क्रीन एनकोव। इसका जो नाम है ल्यूम स्क्रीन एनकोव है। हाउ डज इट वर्क? ये किस तरीके से काम करेगा?
RT-LAMP technology is a one-step nucleic acid amplification method to multiply specific sequence of RNA of the coronavirus. जो RT-LAMP टेक्नोलॉजी है वो एक वन स्टेप न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन मेथड है जो कि मल्टीप्लाई करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को आरएनए को कोरोना वायरस के. The RNA is first made into cDNA, copy DNA by the usual reverse transcription. Then the DNA is amplified by the LAMP technique. जो RNA है उसको पहले तो cDNA, copy DNA में यूजुअल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा किया जाता है कन्वर्ट. उसके बाद DNA को एम्पलीफाइड किया जाता है LAMP टेक्निक की मदद से. करंट मेथड अभी जो यूज किया जा रहा है वो क्या था? द करंट मेथड डायग्नोसिस इज द रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR टेस्ट विद डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड इन नेसोफेरिंजियल स्वैब सैंपल. जो अभी मेथड यूज किया जा रहा था वो था आपका रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR टेस्ट जो कि डिटेक्ट कर रहा था प्रेजेंस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड को नेसोफेरिंजियल स्वैब सैंपल पे. बट इस सर्टेन शॉर्टकमिंग, लेकिन जो RT-PCR टेस्ट था इसका कुछ शॉर्टकमिंग था. द टेस्ट रिक्वायर कम्प्लेक्स एंड कॉस्टली इक्विपमेंट. इट रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड पोटेंशियल यूजर. ये जो टेस्ट था वो रिक्वायर कर रहा था कम्प्लेक्स और कॉस्टली इक्विपमेंट को. इसको जरूरत है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग पोटेंशियल यूजर के लिए. बेनिफिट ऑफ लैम्प ओवर RT-PCR. जो बेनिफिट है लैम्प का RT-PCR के ऊपर. द लैम्प टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर टू PCR टेक्नोलॉजी बेस्ड COVID-19 किट वेयर स्पेसिफिसिटी इज अराउंड 95% ओनली. ये जो लैम्प टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर है PCR टेक्नोलॉजी बेस्ड COVID-19 किट से जो कि स्पेसिफिकली अराउंड 95% ही था. As the specificity and sensitivity of the test is about 95%, there is possibility of false negative result. जो स्पेसिफिसिटी था आपका RT-PCR टेस्ट का और सेंसिटिविटी वो 95% ही था सही, यानी वहाँ पे पॉसिबिलिटी था कि वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है. द टर्न अराउंड टाइम इज अबाउट 10 आवर एंड शो दैट द रिजल्ट विल बी अवेलेबल ओनली बाय द नेक्स्ट डे. और जो टर्न अराउंड टाइम था वो 10 आवर्स था. इसका मतलब था कि रिजल्ट भी आपको नेक्स्ट डे नहीं मिल पाएगा. इन रिमोट प्लेसेस द टर्न अराउंड टाइम फर्दर इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस द सैंपल नीड टू ट्रेवल. और रिमोट प्लेसेस में क्या था, जो टर्न अराउंड टाइम था वो और ज्यादा बढ़ जाता. वो डिपेंड करता था कि कितना डिस्टेंस सैंपल को ट्रेवल करना पड़ेगा. इन शॉर्ट RT-PCR डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू कीप पेस विद द इंक्रीजिंग डिमांड. शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि जो RT-PCR है वो उसका कैपेसिटी नहीं था कि वो पेस मेंटेन कर सके जो इंक्रीजिंग डिमांड है उस हिसाब से. द लैम्प टेक्नोलॉजी डज नॉट नीड लेबोरियस प्रिपरेशन एज इन द केस ऑफ RT-PCR. लैम्प इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड डज नॉट नीड कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. जो लैम्प टेक्नोलॉजी है उसको जरूरत नहीं है लेबोरियस प्रिपरेशन का जैसा कि जरूरत है RT-PCR में. और लैम्प जो है आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साथ साथ जरूरत इसको नहीं है कॉम्प्लेक्स एक्सटेंसिव इक्विपमेंट का भी, इस कारण भी ये फायदेमंद है. तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम ब्रीफली उसके बुलेट पॉइंट जान ले ताकि हमको पता चले हम लोगों ने क्या क्या चीज समझा. तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये न्यूज में क्यों आया. फिर जो आपका IMEC था वो बन गया मल्टी एजेंसी सेंटर जो कि प्रेजेंट ऑफ स्टेक होल्डर इन NDMA के साथ. फिर किसके द्वारा इसको अप्रूव किया गया और सेटअप किया गया. देन हम लोगों ने किया सुपर इन्फेक्शन. इसमें हम लोगों ने जाना कि किसने आंसर किया करने का कोशिश किया सुपर इन्फेक्शन के बारे में. फिर सुपर इन्फेक्शन है क्या और उससे रिलेटेड फैक्ट को देखा. देन हम लोगों ने किया चाइना टू बिल्ड अ मेजर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि न्यूज में क्यों आया, फिर रिस्पांस क्या है इंडिया और बांग्लादेश का, फिर इंडिया का कॉन्सर्न क्या है, फिर क्या सिग्निफिकेंस है ब्रह्मपुत्र रिवर का इंडिया के लिए. देन हम लोगों ने किया जापान हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट कैरिंग एस्टेरॉइड सॉइल सैंपल नियर अर्थ. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ये न्यूज में क्यों आया. हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट के बारे में जाना, ऑब्जेक्टिव क्या है हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. देन हम लोगों ने किया इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्री OIC. इसमें हम लोगों ने देखा कि कब इसको फाउंड किया गया था और कितने इसके मेंबर कंट्रीज है, उससे रिलेटेड फैक्ट को जाना. फिर सिग्निफिकेंस क्या है OIC का इंडिया के लिए और न्यूज में क्यों आया. देन हम लोगों ने किया पेरिस एग्रीमेंट इन नो पैनिक किया. तो इसमें हम लोगों ने देखा जो पास एफर्ट था वो. फिर कोपेनहेगन अकॉर्ड के बारे में जाना, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जाना, उसके बाद फिर जो इसमें एमिशन रिडक्शन को वॉलंटरी रखा गया है, फिर क्या शॉर्टकमिंग थे पेरिस एग्रीमेंट को ये देखा. लास्ट टॉपिक था हमारा RT-LAMP अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्टिंग COVID-19. इसमें हम लोगों ने देखा कि ICMR ने वैलिडेट कर दिया लैम्प टेक्नोलॉजी को COVID-19 टेस्टिंग के लिए. तो किसने वैलिडेट किया है ये टेक्नोलॉजी, किस चीज के टेस्ट के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट होता है. फिर RT-LAMP है क्या, ये किस तरीके से काम कर रहा है, करेक्ट मेथड क्या था, उसके बेनिफिट क्या है लैम्प का ओवर RT-PCR के बारे में. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक. फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.